अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डीएनए रेप्लिकेशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए की कॉपी बनने को कहा जाता है, यानी डीएनए जब डुप्लीकेट होता है, हम अपनी नंबरिंग इंक्रीज करता है, मल्टीप्लाई करता है, उस प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। ना ये क्यों ज़रूरी है, क्यों होती है डीएनए रेप्लिकेशन? तो हम जानते हैं एक सेल दो में डिवाइड होता है, एक सेल से दो सेल्स बनते हैं, तो ज़रूरी है कि जो सेल का डीएनए है वो भी डुप्लीकेट हो, उसकी भी दो कापियाँ बने। एक कॉपी एक सेल में जाए, दूसरी कॉपी दूसरे सेल में जाए, ताकि नए बनने वाले सेल प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सकें। सो डीएनए की रेप्लिकेशन बहुत ज़रूरी है। बट ये रेप्लिकेशन कैसे होती है, इसको साइंटिफिकली प्रूव किया गया मिज़ेल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को रिकमेंड किया गया कि इस तरीके से डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। बट यहाँ पर एक्चुअली में हम देखेंगे कि रेप्लिकेशन कैसे होती है, डीएनए में कौन कौन से एंजाइम्स काम करते हैं, डायरेक्शन क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बट यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट करनी है कि इस लेक्चर को कंप्लीट देखना है, उसके बाद नोट्स में रीडिंग करनी है, फिर अगेन से इस वीडियो को देखना है ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। ओके, स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, राइट। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, और जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो आपस में कंप्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब यह है कि डीएनए के एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस अगर आपको पता है तो दूसरे स्ट्रैंड की सीक्वेंस आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। कैसे? इसमें ये चीज़ आपको याद रखनी है कि डीएनए के स्ट्रैंड में जो नाइट्रोजिनस बेस एडेनिन है, इसके सामने हमेशा थायमीन बेस अटैच होगी विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जबकि जो नाइट्रोजिनस बेस साइटोसिन है, इसके सामने हमेशा गवानीन बेस अटैच होगी विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो थायमीन के सामने एडेनिन, एडेनिन के सामने थायमीन, साइटोसिन के सामने गवानीन, गवानीन के सामने साइटोसिन। ये आपने याद रख लेना है, हमेशा ऐसे ही बॉन्डिंग होगी। तो अगर एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस मालूम है तो दूसरे स्ट्रैंड को आप ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यानी ए है तो ए के सामने टी होगा, टी के सामने ए होगा, सी के सामने जी, इस तरीके से दूसरे स्ट्रैंड की सीक्वेंस आप पता लगा सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर आपने नोट करनी है कि जो डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं, इनकी अपनी एक डायरेक्शन होती है, जिसे 5' to 3', 5' to 3 या 3' to 5' डायरेक्शन कहा जाता है। सो यहाँ पर मैं आपको क्लैरिफाई करवाता हूँ। ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है तो इसको रीड किया जाएगा 5' to 3', तो ऐसे मैंने लिख लिया है। सो इसका जो दूसरा स्ट्रैंड है कंप्लीमेंट्री हैं, तो दूसरे स्ट्रैंड भी 5' to 3' होगा, बट द डायरेक्शन विल बी अपोजिट। ठीक है, यहाँ पर 5' to 3' डायरेक्शन है डीएनए स्ट्रैंड की, तो दूसरे स्ट्रैंड भी 5' to 3' होगा, बट उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। अब 5' to 3' क्या है, इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है न्यूक्लिक एसिड के नाम से, वो आप कंप्लीटली देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए समझते हैं। डीएनए के स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड फर्दर डीऑक्सीराइबोज शुगर से मिलकर बना होता है, उसमें नाइट्रोजनस बेस भी होती है और फॉस्फेट ग्रुप भी होता है। बट इसके साथ मैं कहता हूँ कि न्यूक्लियोटाइड का एक 3' एंड होता है, एक 5' एंड होता है। 3' और 5' का मतलब ये है कि जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है उस पर जो कार्बन्स होते हैं उनको नंबरिंग दी गई है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। तो कार्बन नंबर 3 जो है उसे 3' एंड कहा जाता है, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 5 जो है उसे 5' एंड कहा जाता है। सो 2 एंड होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। बेसिकली आपने यहाँ पर सिंप्लीफाई करके यही समझना है। और ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो डीएनए है वो हमेशा 5' to 3' की डायरेक्शन में बनता है, यानी उसकी डायरेक्शन हमेशा 5' से 3' की डायरेक्शन होगी। इसका मतलब क्या है कि 3' के साथ न्यूक्लियोटाइड की बेस अटैच होगी, इस तरीके से मूव करता जाएगा, नया न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर लगा, और करते करते ये वाला जो एंड है ये अगेन से 3' होगा। सो यहाँ पर क्या बच गया 5' एंड, यहाँ पर क्या बच गया 3' एंड। सो डीएनए हमेशा इस डायरेक्शन में सिंथेसाइज होगा, किस में? 5' से 3' की डायरेक्शन में। यानी ये जो एंजाइम है जिसे डीएनए पॉलीमरेज कहा जाता है, ये हमेशा न्यूक्लियोटाइड को 3' एंड के साथ ही अटैच करेगा, इस वजह से इसकी डायरेक्शन हमेशा 5' to 3' होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको आना बहुत ज़रूरी है। अब स्टेप वाइज चलते हैं। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए के अंदर कुछ स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जहाँ पर स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, जिसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहा जाता है। यानी वो सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करवाती है डीएनए को कि यहाँ से डीएनए ने खुलना है और यहाँ से डीएनए की रेप्लिकेशन ने स्टार्ट होना है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब ये बनता है जहाँ से डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। सो मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो सकते हैं एक सेल के डीएनए के अंदर।
ओके, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रिकॉग्नाइज हो गया। वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेलिकेज, जो डबल हेलिक्स है ना उसको तोड़ने वाला जो एंजाइम है उसे हेलिकेज कहा जाता है। यानी ये जो बॉन्ड हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स इनको तोड़ता है, यानी डीएनए के स्ट्रैंड को अब अनजिप करता है, खोलता जाता है। सो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से हेलिकेज एंजाइम डीएनए को ओपन करता है तो एक रेप्लिकेशन बबल बनता है। यानी ये यहाँ से डीएनए ऊपर फूल जाता है, एक बबल सी अपीयरेंस आ जाती है और यहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, तो इसलिए ऐसे रेप्लिकेशन बबल कहा जाता है। फिर थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है, ये रेप्लिकेशन बबल आपस में ये कट आउट किया जाता है, ये दरमियान से कट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम न्यूक्लियस, और रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाता है, यानी कांटा से इस तरीके से बन जाता है। रेप्लिकेशन फॉर्क दो किस्म के बनते हैं, किस साइड पर एक किस साइड पर, ठीक है। रेप्लिकेशन यानी यहाँ पर रेप्लिकेशन होने वाली और फोर्क इसकी शेप जो है फोर्क की तरह है। नंबर 4 स्टेप क्या है कि ये जो दो स्ट्रैंड हैं डीएनए के, ये एक्ट करते हैं एज अ टेम्पलेट, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो ये एज अ टेम्पलेट यानी रहनुमाई करते हैं नए बनने वाले स्ट्रैंड की, कि नया बनने वाला स्ट्रैंड उसकी सीक्वेंस क्या होगी, ये टेम्पलेट के तौर पर एक्ट करते हैं। ओके, अब हम बिगर डायग्राम की तरफ चलते हैं, बट उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो दो स्ट्रैंड्स बने हैं यानी ओपन हुए हैं, इनमें एक स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड होगा और दूसरा स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड होगा। लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड क्या होते हैं इन्हें थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर आते हैं बिग डायग्राम की तरफ। ये रेप्लिकेशन फॉर्क बना हुआ है, ठीक है। ये ओरिजिनल स्ट्रैंड है, जिसे पेरेंटल स्ट्रैंड भी आप कह सकते हैं। ये वाला ग्रीन कलर में भी ओरिजिनल स्ट्रैंड है। इनके सामने न्यू स्ट्रैंड्स बनेंगे और मैंने कहा एक स्ट्रैंड ओरिजिनल स्ट्रैंड में लीडिंग स्ट्रैंड होगा और एक स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड होगा। लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूस स्ट्रैंड भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें इसके सामने जो स्ट्रैंड बनेगा, न्यू स्ट्रैंड बनेगा, वो कंटिन्यूस बनेगा। क्यों कंटिन्यूस बनेगा अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर कुछ एंजाइम्स को मेंशन कर लेते हैं। एक एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम। इसका काम क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना टू द 3 प्राइम एंड। जैसे मैंने आपको बताया 3 प्राइम एंड पर न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने वाले एंजाइम का नाम डीएनए पॉलीमरेज है। इसके अलावा हेलिकेज एंजाइम का काम क्या है, डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड है इनको तोड़ना, ठीक है, डीएनए को ओपन करते जाना। एक और एंजाइम होता है गायरेज, जिसका काम क्या है, डीएनए फोल्डेड होता है, ट्विस्टेड होता है, उस ट्विस्ट को ओपन करना ताकि गायरेज हेलिकेज एंजाइम आसानी से उसको अनजिप कर सके। सो गायरेज एंजाइम क्या करता है, ट्विस्ट को ओपन करता रहता है, खोलता रहता है, अनफोल्ड करता है ट्विस्ट को। ओके, फिर प्राइमेज एंजाइम होता है जो प्राइमर को अटैच करता है। इसके अलावा पॉलीमरेज 1 भी होता है, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज 3 है, डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है। इसका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है, अब ये आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, लीडिंग स्ट्रैंड की तरफ चलते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड का कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रैंड लीडिंग है। लीडिंग स्ट्रैंड हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम की डायरेक्शन में होगा और ये डायरेक्शन टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क होनी चाहिए। ये रेप्लिकेशन फॉर्क है ना, ये वाली, यहाँ से रेप्लिकेशन फॉर्क ओरिजिनेट हो रही है। तो अगर यहाँ पर डायरेक्शन इस तरीके से है 3 प्राइम और यहाँ पर 5 प्राइम है, तो डायरेक्शन क्या है, डीएनए की रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ है, तो ये वाला स्ट्रैंड, ऊपर वाला स्ट्रैंड होगा लीडिंग स्ट्रैंड। और अगर डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो वो वाला स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 प्राइम है और यहाँ पर 3 प्राइम है और ये इस डायरेक्शन में है टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क, तो ये वाला स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड होगा। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आते हैं, ये वाला स्ट्रैंड क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड है। इसकी डायरेक्शन क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क। यहाँ पर रेप्लिकेशन फॉर्क बनी हुई है, वहाँ पर इसकी डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम इस तरीके से आ रही है, ठीक है। अब इसके अपोजिट अगर हम कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड की बात करें तो इसके अपोजिट कैसे सिंथेसिस होनी चाहिए डीएनए की, इस डायरेक्शन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्योंकि डीएनए हमने कहा हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। सो ये वाला स्ट्रैंड इसकी डायरेक्शन क्या है, ऐसे है, तो नए बनने वाले स्ट्रैंड की डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नया बनने वाला स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसे होगा, यहाँ पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसे जा रहा है। सो डायरेक्शन हमेशा एरो आपको ये याद रखने हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स कहा जाता है। इनका काम होता है डीएनए के जो स्ट्रैंड ओपन हुए हैं इन्हें ओपन किए रखना, ताकि ये स्ट्रैंड्स आपस में जुड़कर दोबारा से बॉन्डिंग ना बना लें, ताकि रेप्लिकेशन आसानी से होती रहे। ओके, लीडिंग स्ट्रैंड में डीएनए की सिंथेसिस इस डायरेक्शन में होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम।
तो डीएनए को सिंथेसाइज करने के लिए हमें एक प्राइमर की ज़रूरत होती है। शॉर्ट पीस ऑफ आरएनए होता है 15 to 20 न्यूक्लियोटाइड का। अब ये आरएनए का लगना इसलिए ज़रूरी है कि ये डीएनए पॉलीमरेज डायरेक्टली न्यूक्लियोटाइड की जो नाइट्रोजनस बेस है उसके सामने डायरेक्टली बेस अटैच नहीं कर सकता है। इसके लिए इसे एक पीछे प्री रिक्विजिट चाहिए, यानी पहले से लगी हुई एक बेस इसे चाहिए, तभी वहाँ से आगे ये 3' की डायरेक्शन में बेसिस को लगाते जाता है ये वाला एंजाइम। सो यहाँ पर प्राइमर का लगना ज़रूरी है। प्राइमर शॉर्ट पीस ऑफ आरएनए होता है और इसको लगाने वाला एक एंजाइम होता है जिसे प्राइमेज कहा जाता है। सो यहाँ पर प्राइमर लगता है, बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड की बेसिस के दरमियान। सो यहाँ पर सपोज मैं कोई सीक्वेंस लिख देता हूँ। सो यहाँ पर क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज सीक्वेंसेस ऐड करता जाता है, ठीक है। सो इस तरीके से डीएनए बनता जाता है। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डीएनए बन रहा है और ये डीएनए कॉन्टीन्यूसली बन रहा है, क्योंकि यहाँ से हेलिकेज डीएनए को अनवाइंड कर रहा है कॉन्टीन्यूसली और यहाँ से डीएनए पॉलीमरेज न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को अपने साथ अटैच करता जा रहा है। सो ये स्ट्रैंड जो है ये कॉन्टीन्यूसली बन रहा है, इसे कोई रुकावट नहीं आ रही, इसलिए इसे लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है और ये हमेशा कॉन्टीन्यूस होता है। रेप्लिकेशन विल बी कॉन्टीन्यूस अगेंस्ट दिस स्ट्रैंड। बट जो सेकंड स्ट्रैंड है वो लैगिंग स्ट्रैंड है। लैगिंग स्ट्रैंड क्यों है कि अगर यहाँ पर 5' to 3' डायरेक्शन है तो इसकी डायरेक्शन 5' to 3' ऑपोजिट होगी। सो यहाँ पर डीएनए स्ट्रैंड की डायरेक्शन कैसे, ऐसे है। सो इसके अगेंस्ट जो डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा। तो यहाँ पर एक मसला आने वाला है कि डीएनए का स्ट्रैंड ऐसे बनता तो ठीक था, कंटिन्यूस बनता, बट यहाँ पर डीएनए का स्ट्रैंड ऐसे बनता है तो ज़रूरी है यहाँ से डीएनए इतना ओपन हो जाए, फिर यहाँ पर एक पीस बने छोटा सा, फिर ओपन हो, फिर एक पीस बने, फिर ओपन हो, फिर एक पीस बने। तो दूसरे स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड के सामने जो स्ट्रैंड बनते हैं वो शॉर्ट पीसेज में बनते हैं और उन शॉर्ट पीसेज को ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहा जाता है और ये नाम साइंटिस्ट की बेस पर दिया गया। ओकाज़ाकी साइंटिस्ट ने ये फ्रैगमेंट्स को डिस्कवर किया था कि ये वाला जो स्ट्रैंड है ये फ्रैगमेंट्स में बनेगा। सो इसका मतलब ये है कि ये वाला स्ट्रैंड जो है ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बनता है, यानी प्राइमर लगता है, डीएनए सिंथेसाइज होता है, फिर प्राइमर लगता है, फिर डीएनए सिंथेसाइज होता है। सो एक्चुअली में हो क्या रहा है कि डीएनए यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, 5' to 3' है। सो डायरेक्शन डीएनए की ये है, तो इसके सामने जो डीएनए बनना है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनना है, इस डायरेक्शन में बनना है। सो डीएनए की डायरेक्शन क्या होगी, 5' to 3' होगी। अब मसला ये आ रहा है कि अगर ये इस डायरेक्शन में होता तो ठीक था, क्योंकि हेलिकेज एंजाइम ओपन करता जाता डीएनए को और यहाँ से डीएनए बनता जाता, बट ऐसा नहीं है, डीएनए ऐसे बनता है। तो ज़रूरी है कि यहाँ पर जो डीएनए बना है फिर पीछे जो डीएनए ओपन होता है तो वहाँ से फिर एक फ्रैगमेंट बने, फिर ओपन होगा, फिर एक फ्रैगमेंट बने, तो उस तरीके से फ्रैगमेंट्स में डीएनए बनता जाता है। सिमिलरली होता क्या है, एक प्राइमर का पीस लगता है, शॉर्ट पीस ऑफ आरएनए लगता है जो कि बॉन्डिंग बनाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ, सामने प्राइमेज एंजाइम इस पीस को लगाता है, पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज 3 आता है, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस लगाता जाता है, फिर इस तरीके से सेकंड फ्रैगमेंट बनता है, सेकंड यहाँ पर दोबारा से प्राइमर लगता है, ठीक है, यहाँ से बनेगा बेसिकली, यहाँ से इस तरीके से पीछे ये फ्रैगमेंट पहले बनेगा, ये बाद में बनेगा, फिर इस तरीके से पीछे डीएनए ओपन होगा तो वो फ्रैगमेंट बाद में बनेगा। सो यहाँ पर अगेन से उसी तरीके से डीएनए का फ्रैगमेंट बनता जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि ये जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स में आरएनए के पीसेज हैं इनको निकालना है। इनको निकालने का काम एक एंजाइम है जिसे एक्सोन्यूक्लियस कहा जाता है। ये फ्रैगमेंट्स जो प्राइमर के फ्रैगमेंट्स हैं इनको निकालने का काम एक्सोन्यूक्लियस करता है। सो ये फ्रैगमेंट्स निकलते हैं तो ज़रूरी है इन फ्रैगमेंट्स के सामने न्यूक्लियोटाइड लग जाएँ डीएनए के। सो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड लगाने के लिए एक एंजाइम होता है जिसे डीएनए पॉलीमरेज 1 कहा जाता है। ये आता है, ये उन आरएनए के पीसेस को डीएनए से रिप्लेस कर देता है जो निकल गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो जैसे ही रिप्लेस हुआ डीएनए की सीक्वेंस, यहाँ पर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड लग गए तो ये वाला स्ट्रैंड तो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जो फ्रैगमेंट्स होते हैं ये आपस में जोड़ने के लिए ज़रूरी है कि कोई एंजाइम हो। सो ये फ्रैगमेंट्स आपस में जो हैं जोड़ने वाला एक एंजाइम होता है जिसे लाइगेज एंजाइम कहा जाता है, जो ग्लू के तौर पर एक्ट करता है, इन न्यूक्लियोटाइड्स की बैकबोन को आपस में जोड़ता है। सपोज यहाँ पर एक
न्यूक्लियोटाइड बन गई, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड बन गया, यहाँ पर गैप है, तो इस गैप को यानी इस बैकबोन को जोड़ने वाला काम कौन कर रहा है? लाइगेज एंजाइम कर रहा है। सो इस तरीके से सेकंड स्ट्रैंड जो है वो फ्रैगमेंट्स में बनता जाता है, और करते करते फिर पूरा डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स हैं वो इस तरीके से पूरे ओपन होते हैं, उनके सामने नए स्ट्रैंड्स बनते हैं और इस तरीके से डीएनए की 2 कॉपीज़ बन जाती हैं। सिंप्लीफाई करके आपको होपफुली समझ आ चुकी होगी। अब हम थोड़ा सा कर लेते हैं रिव्यू कि आज के इस लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया। सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? डीएनए की कॉपी बनने को कहते हैं। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, इसमें कुछ सीक्वेंसेस होती हैं जिन्हें ओआरआई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहा जाता है, जहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। रेप्लिकेशन जैसे ही स्टार्ट होगी एक रेप्लिकेशन बबल बनेगा जो कि हेलिकेज एंजाइम की मदद से बनेगा, यानी ये न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस टूटेंगी और अनजिप होंगी और एक रेप्लिकेशन बबल बनेगा। रेप्लिकेशन बबल कट आउट हो जाता है दरमियान से बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम न्यूक्लियस और रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाता है। रेप्लिकेशन फॉर्क के जो 2 स्ट्रैंड्स हैं वो टेम्पलेट के तौर पर एक्ट करते हैं ताकि इनके सामने न्यू स्ट्रैंड्स बन सकें। फिर एक स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड होता है जिसके सामने कॉन्टीन्यूसली एक न्यू स्ट्रैंड बनता है, और लीडिंग स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होगा जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड द रेप्लिकेशन फॉर 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो। लैगिंग स्ट्रैंड ऐसा स्ट्रैंड होता है जिसके सामने पीसेस में डीएनए के स्ट्रैंड्स बनते हैं और ये डिसकंटिन्यूस होता है और इसकी डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क होती है। और बेसिकली होता क्या है कि जब लीडिंग स्ट्रैंड के सामने स्ट्रैंड बनता है तो एक प्राइमर का पीस लगता है प्राइमेज एंजाइम की मदद से, और एलोंगेशन होती है विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज जो कि न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए के सामने लगाता जाता है और इस तरीके से एक कॉन्टीन्यूसली स्ट्रैंड बनता है। लैगिंग स्ट्रैंड में प्रॉब्लम आती है कि ये डीएनए पूरी तरीके से ओपन नहीं होता क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में डीएनए बनता है और डीएनए हमेशा डीएनए की डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है बनते वक्त। सो ज़रूरी है ये वाली जो स्ट्रैंड हैं ये पीसेज में बने। पीसेज में बनने वाले जो फ्रैगमेंट्स को कहा जाता है ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। सिमिलरली प्राइमर लगता है प्राइमेज एंजाइम की मदद से, पॉलीमरेज 3 एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स लगाता है, बट ये जो आरएनए जब रिमूव होता है वो एक्सोन्यूक्लियस की मदद से रिमूव होता है तो उसकी जगह न्यू न्यूक्लियोटाइड्स लगती हैं जो कि डीएनए पॉलीमरेज 1 लगाता है, और फिर ज़रूरी है कि ये जो फ्रैगमेंट्स हैं ये आपस में जुड़ जाएं और ये फ्रैगमेंट्स जुड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। सो रेप्लिकेशन ऑलवेज अकर इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ये चीज़ आपको आनी चाहिए। होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह।